नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है इजी साइंस बोर्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास बायो का सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव के बारे में। आपका 12th क्लास बायो का ये फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका ये दूसरा लेक्चर जो है आज से ही ये शुरू हो रहा है। इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को और इस ऐप को जो इजी साइंस बोर्ड के नाम से प्ले स्टोर पे और यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन। तो जीवों में जनन पढ़ने से पहले हम समझते हैं आखिरकार ये जीव होता क्या है। ये जीव आखिरकार होता क्या है? अगर इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया तो जीवों के जनन के बारे में भी अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। चलिए देखते हैं ये जीवों में जनन आखिरकार होता क्या है। तो देर नहीं करते हैं और समझते हैं जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म आखिरकार होता क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, जीव, ये जीव आखिरकार क्या है। देखिए यहां पे कहता है इस संसार के अंदर कि जगत में पाए जाने वाला वैसा पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला पदार्थ। क्या बोला? पदार्थ। तो ये पदार्थ जो होता है, पदार्थ जब बोला गया तो इसका मतलब हुआ इसमें निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के आ गए हैं। लेकिन हम जो यहाँ बात कर रहे हैं पदार्थ की, वो है सजीव। और उस पदार्थ को हम सजीव क्या कहेंगे, उस पदार्थ में कौन से लक्षण पाया जाएगा ताकि हम उसको हम सजीव कहते हैं, वो देखते हैं। ये कहता है जिसमें क्या हो? चेतना हो। अगर कोई पदार्थ है, क्या है? कोई पदार्थ है और उसमें क्या हो? चेतना हो और उपापचय क्रिया और वातावरण में परिवर्तन के प्रति जो है वो प्रतिक्रिया देता हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई पदार्थ है और उसके अंदर चेतना यानी सोचने विचारने की शक्ति एबिलिटी है तो उसे हम बोलते हैं कि उस प्राणी के अंदर चेतना मौजूद है। वो क्या करता है? अगर वो प्राणी है और उसमें उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ है, यानी कि संसार में तो बहुत सारे पदार्थ है, अगर वो पदार्थ के अंदर कुछ डालते हैं और उसका पाचन होता है और पचाकर वो फिर दूसरे पदार्थों में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी और जीव जंतु क्या करते हैं? जब वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद क्या करता है कि जो भोजन होता है उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी कि उसका विनाश करता है और फिर विनाश करने के बाद उससे ग्लूकोज और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से अगर वो प्राणी है, अगर वो पदार्थ है और पदार्थ में उपापचय क्रिया होती है तो हम उसे समझेंगे जीव। अब दूसरा है कि वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देता हो, वातावरण के प्रति जो है वो रिस्पॉन्स करता हो। जैसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये क्लास है, इस क्लास में बेंच भी है, भी देखो बहुत सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो ये बच्चे जो है वो अभी ठंड का समय है, तो ठंड का समय है तो वो इस ठंड के प्रति प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स करता है। लेकिन टेबल और बेंच को अगर यहाँ पे ठंड जितना भी हो और गर्मी कितना भी क्यों ना हो, इसे कोई इसको दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो जीव होंगे, जो सजीव होगा, उसमें यह गुण जो है वो पाया जाएगा। क्या? रिस्पॉन्स करने के प्रति गुण, यानी कि अनुक्रिया करने का गुण, प्रतिक्रिया करने का गुण जो है उसके अंदर पाया जाएगा। कहता है आगे, जिसका क्या बोलता है? जिसका विशिष्ट शारीरिक संरचना हो। जीव है तो उसका एक संरचना हो, ना कि ये सब पाया जाता हो और उसके अंदर कोई संरचना नहीं हो। बेसिक तौर पे जो है हर प्राणी का अपना एक विशिष्ट संरचना होती है। संसार में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उसका सभी का अलग अलग प्रकार की बॉडी लैंग्वेज है, अलग अलग प्रकार के जो है शारीरिक अलग अलग प्रकार के शारीरिक संरचना मौजूद है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। कहने का अर्थ है शॉर्टली हम ऐसा कह सकते हैं, संसार में पाए जाने वाला वैसा प्राणी जिसके अंदर चेतना हो, उपापचय क्रिया करने की एबिलिटी हो, योग्यता हो, वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया देने की सामर्थ्य है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अगर ये जीव की बात कही जा रही है, अभी तक हमने समझ गया जीव आखिरकार होता क्या है। अब यहाँ पे कहता है ये जीव, आखिरकार ये जीव जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो ये जीव जो होता है वो किससे बना होता है? कोशिका से। किसे? ये वह जीव जो है वो कोशिका से बना होता है।
संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। निर्जीव भी जो होता है तो उसके सूक्ष्म इकाई को जो है हम परमाणु कहते हैं, लेकिन सजीव प्राणी के सूक्ष्म इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो जीव है तो यह जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और कोशिका जब आपस में मिलती है क्या होती है? कोशिका जब आपस में मिलती है तो बनता है ऊतक। क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? अंग। क्या बनता है? अंग। और अंग जब आपस में मिलता है तो बनता है क्या चीज? शरीर। क्या बनता है? शरीर। तो इस प्रकार से हमारे संसार के अंदर जीवों की रचना जो है होती है। क्या कहते हैं? तो इस प्रकार से जो है उस शरीर की रचना होती है। अब यहाँ पे कहता है तो कोशिका के आधार पे जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर कैसा होता है। एक कोशिका के आधार पे एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? संसार के अंदर जो ये कोशिका तो पाई जाती है, परंतु इस कोशिका का भी क्या है? एक प्रकार है। क्या है? एक प्रकार है। एक ऐसा कोशिका है जिसका केंद्रक विकसित होता है, और एक ऐसा कोशिका जिसका केंद्रक विकसित विकसित एक ऐसा कोशिका है जिसका केंद्रक जो है वो विकसित नहीं होता है। तो इसी आधार पर इस कोशिका को दो भाग में बांटा गया है। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसका केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है। सुसंगठित का मतलब है कोशिका के अंदर, कोशिका होने के लिए जितने उसके अंदर अंग की आवश्यकता, यानी उस कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं वो सारा का सारा उसके अंदर मौजूद नहीं रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं सुसंगठित नहीं होता है। और ये किस में होता है? जीवाणु में, नील हरित शैवाल में। तो ये सभी में जो है क्या होता है? ये पाया जाता है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने जीव को प्रोकैरियोटिक जीव भी कह सकते हैं। ठीक ना? अब यहाँ पर अगला आगे है वो है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी यूकैरियोटिक जीव। वैसा जीव जिसका केंद्रक जो है वो क्या हो? विकसित हो, यानी कि केंद्रक जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वह ही स्पष्ट हो और अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करने के लिए उसके अंदर गुण हो। ऐसे तो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है सेल डिवीजन की प्रक्रिया, लेकिन इसका अपने से जीव की उत्पत्ति करने की योग्यता जो होती है यूकैरियोटिक में वो क्या होती है? वह टेक्निकल और एडवांस होता है। इसलिए से कहते हैं कि इसका केंद्रक जो है वो विकसित होता है। जैसे में गाय, मानव और जानवर और जंतु, ये सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं या यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। अब आगे जो है वो संख्या के आधार पे, संख्या के आधार पे अभी जीव पढ़ रहे हैं। तो जीव में अभी हमने देखा कि कोशिका के केंद्रक के आधार पे जीव दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। अब कोशिका की संख्या के आधार पे जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। देखिए आगे हम देखिए, अब यहाँ पर क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या है? यूकैरियोटिक, सॉरी, अब यहाँ पर है एक कोश के जीव। क्या है? एक कोश के जीव। ये एक कोश के जीव जो होता है किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, एक कोश के जीव एकदम बड़ा ही आसान है और सरल है। वैसा जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, मतलब उसका संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका हो, उसे हम एक कोश के जीव कहते हैं। जैसे में यहाँ पर है अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम और शैवाल। इस प्रकार से इसका इमेज देख सकते। अमीबा ये जीवाणु हो गया, ये क्या होगा? पैरामीशियम हो गया, और ये शैवाल हो गया। ये सभी एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोश के जीव है। आपका एग्जाम के अंदर आएगा निम्न में से कौन एक कोश के जीव है? ऑप्शन में ये चार रहता, इसमें से अगर ए सभी है तो आप उसको टिक लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है क्या? बहुकोश की जीव। देखिए, अब जो दूसरा है वो है बहुकोश के जीव। अब देखो, बहु से पता क्या चलता है? बहु से पता चलता है बहुत सारी कोशिकाएं, यानी वैसा संसार के अंदर पाए जाने वाला वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुकोश के जीव कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है जैसे में मनुष्य, कुत्ता, बैल इत्यादि। अब जरा विचार कीजिए अपने बारे में कि आपका शरीर के अंदर एक कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिली है तो आपके शरीर में ऊतक बनता है, और जब ऊतक बना है, ऊतक जब आपस में मिला है तो अंग बना है, अंग बना है, अंग जब आपस में मिला है तो फिर क्या हुआ? वो शरीर का निर्माण हुआ है आपस में जुड़कर। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से
यह चैप्टर जो है, जो जीवों में जनन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को और मेरे ऐप को, जो इजी साइंस बोर्ड के नाम से है, उसे आप क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और हम लोग अभी तक वर्तमान समय में ऑफलाइन क्लास चलाते आ रहे हैं, लेकिन अब इस वर्ष से जो है वो ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार और दुलार दें। अभी तक हमने देखा कि संसार के अंदर जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं, और यह कोशिका के आधार पे, कोशिका की संख्या के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, और कोशिका के केंद्रक के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब लेकिन बात आती है, जीव है तो इसका समय भी होगा। समय का मतलब है कि यह कितना दिन तक जीवित रहेगा, इसकी मृत्यु कब होगी। क्या संसार में सभी प्राणी जब जन्म लेता है सबका मृत्यु दर एक जैसा है, जीवन जीने की अवधि एक जैसी है? तो नहीं। संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी का जीवन जीने की अवधि जो है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले कि जीवन अवधि आखिरकार क्या होता है। जीव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम समझना है कि जीवन अवधि क्या है, यानी जीवन जीने का समय। जीवन जीने का समय प्राकृतिक सॉरी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के, जन्म से लेकर जो है वो प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय आपको मिलता है कोई भी प्राणी को, वह पूरा का पूरा समय है वो जो होता है उस प्राणी के लिए जो है वो जीवन अवधि कहलाता है। क्या होता है? जीवन अवधि कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि किसी प्राणी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि, अवधि का मतलब समय, को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि प्राणी जन्म लिया और जन्म लेने के बाद प्राकृतिक रूप से वो मर गया, और उसके बीच में जो उसका पूरा समय मिला उसको, वही उसका जीवन अवधि कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है, कहता है अलग अलग जीवों की जीवन अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब एक तरह का सभी का लाइफ लाइन नहीं होता है। सभी जो है वो एक ही समय तक वो जीवित नहीं रहता है। कोई 2 वर्ष में, कोई 1 वर्ष में, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में निकल लेते हैं। सभी का अपना जो जीवन अवधि है वो संसार के अंदर पाए जाने वाले प्राणियों की अलग अलग होती है। अतः किसी जीव का जीवन अवधि जो होता है उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। आप ये मत समझिएगा कि हाथी बड़ा है तो अधिक दिन तक जीवित रहेगा, बरगद का पेड़ है तो बहुत दिन तक जीवित रहेगा, ऐसा नहीं है। संसार के अंदर जितने भी प्राणी है वो सभी का जीवन अवधि अलग अलग है, उसका आकार से कोई संबंध नहीं है। अब यहां पर देखते हैं कुछ उदाहरण दिया गया। हाथी 65 से 90 वर्ष तक वो जीवित रहता है। गुलाब 5 से 6 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता का जो एवरेज लाइफ है वो 20 से 30 वर्ष है, और तितली का जो है वो 1 से 2 वर्ष है, और कौवा का 15 वर्ष, और केला का जो है वो 20 से 25 वर्ष, और गाय का जो है वो 15 से 25 वर्ष, और तोता का 140 वर्ष, और मगरमच्छ का 60 वर्ष। इस प्रकार से इन सभी का जीवन अवधि है। लेकिन यहाँ पर और भी चीजें हैं, उस जैसे आप देख सकते हैं। देखिए घोड़ा, घोड़ा का जो है वो कितना है? 62 वर्ष। फ्रूट फ्लाई का जो है 20 से 30 वर्ष, और धान का पौधा 3 से 4 मंथ का होता है, और कछुआ जो है 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है, और इंडियन बरगद जो होता है 200 से 300 वर्ष तक जो है इसका लाइफ होता है। यानी एक बार इन सभी को बो देंगे बरगद को, तो ये अगर इसे अच्छा सा पानी और अन्य चीजें व्यवस्था की जाए तो ये इतना समय तक क्या रहता है? वो जीवित रहता है, पृथ्वी पर खा रहता है, कुछ होता नहीं है 200-300 वर्ष तक। लेकिन इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे होता है कुछ संसार में ऐसे चीज होते हैं जिसका जीवन अवधि बहुत ही कम होती है ना? जैसे सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव, जो इसमें नहीं दिया गया है, सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव का जीवन अवधि जो है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। कुछ मिनटों का क्या होता है? कुछ मिनटों का। कोई सूक्ष्म जीव ऐसा होता है कुछ मिनट का ही जीवन अवधि होता है, यानी वो जीवित जन्म लिया, कुछ मिनट हुआ,
जनन प्रजनन भी हो गया, अपने उसकी जन एक से दो भी हो गया, और उसकी फिर मृत्यु भी हो गई। पेड़ पौधों का जो जीवन अवधि होता है कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक। क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ दिनों से लेकर क्या होता है, कुछ यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे जो है वो वर्षों तक जीवित रहते हैं। और इसके साथ साथ जो कहता है विकसित प्राणी और पौधे, उसका जीवन अवधि जो है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है, विकसित, विकसित प्राणी और पौधे, उसका जीवन जो है, जीवन अवधि है वो अधिक होता है, बहुत अधिक। कुछ बताएंगे इसके अंदर उदाहरण। अब इसके साथ साथ कहता है लेकिन कुछ ऐसा जीव है जिसका जीवन अवधि एकदम कम होता है। जीव की बात करते हैं, सूक्ष्म जीव की बात नहीं, जीव की बात है। वो है मैफलाई। ये मैफलाई का जो जीवन है वो एक दिन, कितना दिन, एक दिन। ये क्या होता है, एक दिन है। एक जो खेत में पाए जाने वाले टिड्डा होता है उसी की तरह ये होता है। इसका पूरा जीवन अवधि क्या होता है, सिर्फ एक दिन। मतलब कि ये मैफलाई जो है वो जन्म लेता है, सुबह जन्म लिया, ये दिन भर में अपना पूरा जीवन क्या करता है, जी लेता है, और जनन प्रजनन की क्रिया को करके ये आगे शाम होते होते 12 एक दिन होते होते क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मैफ लाइफ का हमने देखा कि क्या होता है, इसका जो जीवन अवधि होता है कितना होता है, एक दिन। कितना दिन होता है, एक दिन का होता है मैफ लाइफ। उसी प्रकार से कुछ पौधे हैं, जैसे मैं अभी तक तो हमने क्या देखा, बरगद। बरगद का जो जीवन अवधि है वो सबसे अधिक है, वो 200 से 300 वर्ष। लेकिन कुछ और भी पौधे हैं जिसका जीवन अवधि जो है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। वो देखते हैं। एक पौधा है जिसका नाम है सिकोया। क्या नाम है, सिकोया, सी कोया। इसका जो जीवन अवधि है वो 3000 वर्ष, कितना, 3000 वर्ष से 4000, 4000 वर्ष तक। हमारे देश में पाई जाने वाला सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाले पौधे हैं जिसका नाम क्या है, बरगद है। लेकिन कुछ विदेशी पौधे हैं जिसका नाम है क्या है, सिकोया। क्या है, सिकोया, जिसका जीवन अवधि जो है वो 3000 वर्ष से वो 4000 वर्ष तक ये जीवित रहता है। संसार में सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला जो प्लांट है, जो पौधे हैं, उसका जो है वो पाया जाता है कैलिफोर्निया में। कहा, यूएसए में, जिसका नाम है लैरिया ट्राइडेंटेटा। इसका जो जीवन अवधि होता है वो 11300 वर्ष। वर्ष की बात करें, दिन की बात नहीं। 11300 वर्ष जो है वो ये पौधे पाए जाते हैं, जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से संसार के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्राणी हैं उसके पौधे से या उसके आकार से निर्भर नहीं करता, उससे आकार पर निर्भर नहीं करता, अलग अलग इसका आकार होता है। अब ये पौधे जो है 11300 वर्ष जो ये जीवित रहता है, ये झाड़ी की तरह है, बरगद की तरह भी नहीं है। लेकिन ये क्या होता है, अधिक समय तक ये जीवित रहता है। देखते हैं, कहता है कोई प्राणी अपने प्राकृतिक मृत्यु से पहले अपने जैसा प्राणी, अपने जैसा प्राणी की उत्पत्ति जनन प्रक्रिया के द्वारा करके जाता है। संसार में बेसिक तौर पे जीवन अवधि है, उसको जो समय मिला है उस समय में क्या करता है, वो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करके वो इस संसार से जाता है। चाहे प्लांट हो, प्लांट बीज को अवतरित करके जाता है, बीज छोड़ के जाता है। कैसे देखते हैं, गांव गांव में क्या होता है, धान गेहूं बोए खेत में और उससे धान हुआ, गेहूं हुआ, फिर वह बीज को हम पुनः बोते हैं और वो जिस प्लांट से वो आया वो प्लांट समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से प्राणियों के अंदर भी होता है, जो उसको प्राकृतिक के द्वारा जो समय मिला है उस समय में ही क्या करता है, वह प्राणी अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है और उसके द्वारा जो है अपने जाति के अस्तित्व को कायम रखता है। कहता है जिससे उसकी जाति पृथ्वी पर जो है लगातार कायम रहती है, लगातार कायम रहता है, बना रहता है। अतः
इस कार्य के लिए नर और मादा का होना जरूरी है। अगर कोई प्राणी चाहता है कि हमारा अस्तित्व, हमारा जाति, हम जिस प्रकार के प्राणी हैं, जिस प्रकार के पौधे हैं, वह जो है वो पृथ्वी पर कायम रहे, इसके लिए जो है वो नर और मादा का होना अति आवश्यक है। और वो किसमें होता है? बहुकोश के प्राणी में। बहुकोश के प्राणी में नर और मादा का होना अति आवश्यक है, जब वो चाहता है कि वह इस संसार में अपने जाति को कायम रखे। वह जनन प्रक्रिया के द्वारा जो है अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करके वो फिर वृद्ध होकर वो जीर्ण अवस्था में जाकर उसकी मृत्यु होती है। लेकिन कहता है एक कोष के प्राणी में, कहा एक कोष के प्राणी में अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करने के लिए नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक कोष के प्राणी में एक ही कोशिका है, और ये क्या करेगा? यह जो है वो टूटेगा, और टूट कर क्या करेगा? दो भाग में ये बट जाएगा, और यह दोनों जो है शिशु कोशिका है, वह पुनः कुछ समय के बाद या पुनः ये जनक के समान हो जाएगा। ये क्या होगा? ये जनक के समान हो जाएगा, और यह चक्र उसके अंदर चलते रहता है। इसमें नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जनक ही एक कोशिका जो इसके अंदर होता है, एक कोश के जीव के अंदर एक कोशिका है, उसका माँ है और उसका बाप होता है, अलग अलग नहीं होता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि अब आगे कि यहां तक आप लोग स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि जीवन अवधि आखिरकार क्या होता है। देखिए, अब यहां पर जो हम अब आगे समझने वाले हैं जीवों में जनन, है ना, और इस जीवों में जनन में अब आ गया कि जनन क्या होता है। ये जनन क्या होता है इसके बारे में हमें समझना है। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल और सरल है, आपको समझ में स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जनन यानी रिप्रोडक्शन, क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ये जनन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन। अब यहां पर देखते हैं, अब देखिए इस चैप्टर का जो है यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है? जीवों में जनन। अभी हमने जाना जीव क्या होता है और जीव की जीवन की अवधि क्या होती है। हमें पढ़ने से पहले हमें हेडलाइन के सिस्टम को और उसके ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जाना जीव किसे कहते हैं और जीव की जीवन अवधि क्या होती है। अब देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जनन क्या है? जनन। तो इस जनन को अब हम समझते हैं। जनन मतलब इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। कहता है जनन एक ऐसी क्रिया है, क्रिया का मतलब काम, एक क्या है? काम है। क्रिया यानी कि क्या हो गया? ये काम है, जिसमें जीव जो है वो अपने समान दूसरे छोटे जीव को जन्म देता है। मतलब कि जनन क्या है? जनन एक ऐसा काम है, क्या है? एक ऐसा काम है जिसमें प्राणी प्राणी जो है वो अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है। इस काम को ही हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। सिंपल और सरल एकदम डिफिनेशन है। जनन क्या है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसा दूसरा और छोटा, क्या बोलता है? यहां पर एक वर्ड है छोटा, जीव जन्म देता है, उसे हम जनन कहते हैं। संसार में एक लॉजिक है पूरा, देखो जितना भी संसार में है, अगर वो जनन की प्रक्रिया से गुजर रहा है, उसके जो बच्चे होंगे वो हमेशा जनक से छोटा ही होता है। क्या होता है? वो छोटा ही होता है। तो इसलिए यहां पर ये वर्ड को डाला गया है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान दूसरा और छोटा जीव क्या करता है? छोटे जीव को जन्म देता है, उसे हम जनन कहते हैं। तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि जनन आखिरकार होता क्या है।
ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान है ये टॉपिक है, इसमें ज्यादा कोई टफ नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, आगे है, जनन के द्वारा पीढ़ियों में निरंतरता बनी रहती है। कल्पना करी कीजिए कि आपका गांव है और आपके गांव में सभी पुरुषों के अंदर और महिलाओं के अंदर जनन की क्रिया करने की एबिलिटी यानी कि योग्यता जो है वो समाप्त हो जाए, तो बताइए 100 वर्ष में क्या होगा? आप सोच के देखिए। उस संसार में अगर वो जाति, वो आपका गांव है, उस गांव में आपकी जनसंख्या जो है ऑटोमेटिक क्या होगी? 100 वर्ष में शायद वो हो भी ना। क्योंकि आज का एवरेज लाइफ है किसी का 100 वर्ष नहीं है, जीवन अवधि जो 100 वर्ष किसी का नहीं है, इसलिए 100 वर्ष तक कोई बचेगा ही नहीं। बच सकता है, बस कहने की बात है। लेकिन क्या होगा? जनसंख्या पूरा समाप्त हो जाएगा उस गांव का जो खानदान है, वंश है, वो पूरा का पूरा क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो जनन ही इस संसार में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा अद्भुत काम है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी अपने जैसा जीव को उत्पत्ति करके इस पृथ्वी को क्या करता है? छोड़ता है। यह जनन की जो क्रिया है ईश्वर ने अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए दिया था, लेकिन इसका व्यक्ति पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल किन चीजों के लिए और किसके लिए करता है। इसमें आगे हम बताएंगे कि ये क्या चीजें होती है। फिलहाल अभी तक इतना ही। कहता है आगे कि किसी जीव की मृत्यु के बाद जो है उस जीव की जाति पृथ्वी पे क्या होती है? कायम रहती है। अगर कोई प्राणी जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद अगर वो मर गया है तो उसका आबादी जो है उस पृथ्वी पर क्या होती है? कायम रहेगी। है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। जनन के द्वारा ही ऐसा हो सकता है। अब आगे देखते हैं जनन आखिरकार कैसे होता है। अभी तक हमने देखा क्या? जनन किसे कहते हैं? जनन एक काम है जिसमें कोई प्राणी अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता, वो भी छोटा। क्या करता है? छोटा। लेकिन जनन एक करता कैसे है? कहता है यहां पर स्पष्ट है कि पुरुष में जनन अंग बाहर होते हैं। कुछ चीजें समझते पहले। पुरुष में जनन अंग क्या होते हैं? बाहर होते हैं, जो साधारणतः शिथिल होते हैं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो हम पुरुष के बाह्य जनात्मक अंग की बात कही जा रही है, यानी कि पेनिस। पेनिस की बात कही जा रही है। अब कहता है मादा में जनन अंग जो होता है वो अंदर होता है। क्या होता है? शरीर के अंदर वो मौजूद होता है। अगर जनन की क्रिया किसी प्राणी को करनी है तो उस प्राणी का जनन अंग इस काम में भाग जरूर लेगा, तभी यह संभव है। तो पुरुष में जो जनन अंग होते हैं वो शरीर के क्या होते हैं? बाहर होते हैं। और मादा यानी स्त्रियों में जो जनन अंग होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं। कहता है कि आगे कि ये जो जनन अंग सिर्फ रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप के शरीर से एक रसायन है, उस रसायन को निकाल दिया जाए और आपके शरीर के सारा जनात्मक अंग मौजूद है और एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी कोई प्राणी जो है वो जनन की क्रिया को नहीं कर सकता है। क्योंकि जनन की क्रिया को करने के लिए उस जनात्मक अंग को एक्शन में लाने के लिए एक रसायन की आवश्यकता होती है। एक रसायन का निर्माण होता है जो हमारा बॉडी खुद उसको निर्मित करता है, जिसका नाम होता है हार्मोन्स। क्या होता है? हार्मोन्स। वही यहां पर कहता है, वही यहां पर दिया गया है। जब पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में, जब पीयूष ग्रंथि के क्या होता है? नियंत्रण में जनन कोशिकाएं पुरुष और स्त्री में यौन हार्मोन बनाती है। सिंपल यहां बताया जा रहा है, पूरा डिटेल्स भी बताया जाएगा आपको कि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में, यानी कि आपके शरीर का जो मास्टर ग्रंथि होता है वो पीयूष ग्रंथि होता है, आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और इस पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में स्त्री और पुरुष के शरीर के अंदर
है ना, यौन इच्छा या सॉरी, स्त्री और पुरुष के अंदर यौन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? और यौन हार्मोन किसके अंदर? पुरुष और स्त्री के अंदर। जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं जो है, कौन? हमारे शरीर में पाई जाने वाला जनात्मक कोशिका, किसके आदेश से? ये पीयूष ग्रंथि के आदेश से ये जनन कोशिकाएं जो है वो यौन हार्मोन, यहां ध्यान दीजिएगा, ये यौन हार्मोन बनाती है। और जब ये यौन हार्मोन बनाती है, कहता है हार्मोन शुक्राणु का निर्माण करती है, पुरुषों में संबंध बनाने की इच्छा और लिंग में तनाव उत्पन्न करती है। पुरुष में क्या करता है? पीयूष ग्रंथि से के नियंत्रण से, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण से निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह जो है पुरुष के अंदर जाकर जो है वो यौन इच्छा उत्पन्न करता है। उसके पेनिस को क्या करता है? तनाव लाता है, उसके पेनिस में तनाव उत्पन्न करता है, ताकि शुक्राणु, ताकि जो शुक्राणु है मादा की योनि में स्थानांतरित हो सके। मादा की योनि में जो है वो स्थानांतरित हो सके। अगर ये स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी, अगर यह स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी तो जनन संभव नहीं है। अब यहां पर सिर्फ पुरुष में ही ऐसा नहीं होता है, स्त्रियों में भी होता है। स्त्रियों में भी ये पीयूष ग्रंथियों से यौन हार्मोन निकलता है और स्त्रियों में यौन इच्छा उत्पन्न करती है। LH और FSH हार्मोन का लेवल बढ़ता और बढ़ता है और उसके अंदर भी इच्छाएं उत्पन्न होती है। तब जाकर पुरुष और स्त्री मिलकर क्या करता है कि एक दूसरे को संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने के बाद जो है पुरुष अपने पेनिस के यानी लिंग के सहायता से मादा की योनि में शुक्राणु को स्थानांतरित कर देता है और स्थानांतरित करने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। लेकिन अगर इतना कोई कर दिया तो इससे बच्चे या अपने से जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। इसके आगे और बड़ी एक लंबी कहानी है, एक लंबा जो है वो कुछ चीजें पढ़नी है और समझनी है। अगर ऐसा कोई करता तो कोई एक बार शादी संबंध स्थापित किया और बच्चे क्या होते हैं? हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अभी हमने जाना कि जनन कोई प्राणी करता कैसे है। आगे है कि ये जनन का कार्य क्या है। जनन का कार्य जो है आखिरकार है क्या? कहता है जीवन। पहला क्या है? जीवन। कल्पना कीजिए कि जनन के द्वारा ही इस पृथ्वी पर जीवन क्या है? बना हुआ है। पृथ्वी पर जीवों की अस्तित्व की सुरक्षा, जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो प्रजनन क्या है? अनिवार्य है। तो एग्जाम में आएगा जनन के कार्य को लिखे कि पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। कहता है आगे जाति के जीवन की क्षमता, जाति के जीवन की क्षमता, जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है। आप कल्पना कीजिए कोई खास जाति का में जनन करने की एबिलिटी समाप्त हो जाए तो वह प्राणी क्या होगा? उस प्राणी का जो जेनेटिक है या वंश है उस पृथ्वी पर से क्या हो जाएंगे? समाप्त रहेगा। तो ये जनन के द्वारा इस पृथ्वी पर जो है अपने जाति के अस्तित्व को कायम रख सकता है, जिससे उसकी निरंतरता बनी रहती है और जिससे उसके जाति विलुप्त नहीं होते हैं। आगे क्या है? विभिन्नताएं। ये जनन के द्वारा जो है वो जीवों में क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है? विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। आगे है जनसंख्या संगठन। जनन के द्वारा जो है इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर जनसंख्या को बैलेंस किया हुआ है। इस संसार में अधिक ना तो बूढ़ा है, ना तो अधिक जवान है, ना तो अधिक बच्चे हैं। ये जनन ही जो है और मृत्यु ही है जो है, ये दोनों मिलकर इस संसार के अंदर जीवों के जो अवस्थाएं हैं उसको नियंत्रित रखती है। अवस्था कहने का मतलब है ना तो ज्यादा बूढ़ा है। अब बताओ, जैसे जापान को
बुढ़ों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां के लोग अधिक समय तक जीते हैं और बच्चा कम पैदा करते हैं। इसलिए जापान को क्या कहा जाता है? वृद्धों का देश या बुढ़ों का देश। वहां के लोग भारतीय की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वहां के लोग जो है खाने पीने और अपने देश से अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है ज्यादा लोग सजग होते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं? हम लोग की जीवा जो होती है इतनी अनियंत्रित होती है, बस खाना है चाहे जो कुछ भी मिल जाए। लेकिन जापानीज के अंदर ऐसा नहीं होता है। जापानीज खाने से पहले वो सोचता है कि हम जो खा रहे हैं क्या है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है। इसलिए और उन लोग का जीवन जो होता है, जीवन अवधि जो होता है वो काफी अच्छा होता है, और वहां पे मृत्यु दर जो है वो कम होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे कहता है नवजात शिशु और युवाओं, प्रौढ़ व्यक्ति और वृद्धों की जनसंख्या को निरंतर बनाए रखती है। ये निरंतर बना रहता है। कल्पना कीजिए, बच्चा जन्म लेना बंद। बच्चा जन्म लेना क्या कर दिया? किसी खास कम्युनिटी में बंद हो गया। जैसे जापान का ही उदाहरण लो, बच्चे बहुत कम पैदा करते हैं। यहाँ वहां युवा ज्यादा है और वृद्ध ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। कल्पना कीजिए बच्चे अधिक पैदा होने लगे, जैसे हमारा बिहार, यहाँ जनसंख्या क्या है? काफी अधिक है। युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा मिलता है। तो कोई एक चीज जब बढ़ेगा या घटेगा है तो इसका निर्धारण जो है इस जनन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। कहता है जनन के द्वारा प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल नहीं प्रतिकूल, मतलब कोई खास जगह पर जोरों से भूकंप सुनामी खाने का अकाल पड़ गया, क्या करेगा लोग? वहां पर जब खाना नहीं मिलेगा तो जनन भी क्या होगी? बाधित हो जाता है। और इस कारण से जो है प्राणी जो है उस जगह को छोड़कर जिधर भोजन और पानी अधिक होता उधर की ओर क्या करता है? प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी चला जाता है। वही है। आगे है यहाँ पे प्राकृतिक में मृत्यु हुए, संसार के अंदर जो मर गया को प्राणी दादा जीव की मृत्यु हो जाती है तो पिताजी कार्यभार संभालते हैं। पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे कार्यभार संभालते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है? मृत्यु के द्वारा जो है ना, उसके जो छोटे पीढ़ी होते हैं वह उसका स्थान होगा करता है होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि ये जीवों में जनन आखिरकार होता कैसे है। आगे हम और पढ़ेंगे इस प्रकार से। आगे देखिए क्या है, जनन के प्रकार है। तो ये जनन के प्रकार जो है और इस प्रकार से आगे पूरा जनन, लैंगिक जनन और अलिंग जनन, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या किया जाएगा? पढ़ाया जाएगा।